न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण के केस घटे हैं और इस बीच दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन साइट को ओपन कर दिया गया है। यूपी में कल से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। यूपी के 55 जिलों में शर्तों के साथ छूट का ऐलान कर दिया गया है, यानी उन जिलों में जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 600 से कम है, वहां पर सुबह 7 से शाम 7 तक अब दुकानें खुलेंगी। सूबे के 20 जिलों में अभी कोई छूट नहीं है। मध्य प्रदेश में कल से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। बाजार, दुकान, मंदिर शर्तों के साथ खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे। तो देश अब अनलॉक की राह पर आगे बढ़ चला है। लेकिन एक बार फिर आप लोगों से अपील है, अनलॉक हो रहा है शहर, लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं और अगर आप उस छूट के दायरे में आते हैं तो बिल्कुल लापरवाह मत होइएगा, क्योंकि कोरोना अभी हमारे आपके बीच है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अपनाना जरूरी है ताकि संक्रमण की दर एक बार फिर से बढ़ न सके। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया ओपन हो गई है। फैक्ट्रियां ओपन हो रही हैं आज से। कंस्ट्रक्शन साइट को भी शर्तों के साथ फंक्शनल होने की इजाजत दे दी गई है। मध्य प्रदेश में कल से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उन सभी जिलों में जहां पर 600 से कम एक्टिव केसेस हैं, वहां पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में अनलॉक की प्रक्रिया क्या है, देखिए हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की रिपोर्ट। कोरोना के कारण केस बढ़े तो फिर लॉकडाउन करना पड़ा, और अब केस कम हुए तो फिर जिंदगी पटरी पर वापस लौट सके, इसके लिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अब मजदूर वापस लौटे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को मंजूरी मिली है इस अनलॉक में। इसके साथ ही साथ मंजूरी मिली है लॉकडाउन से हटकर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को, यानी कि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री जो है उन दोनों को मंजूरी मिली है, जिसके बाद कुछ राहत जो है इंडस्ट्री वालों को मिली है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ इन लोगों को अपनी फैक्ट्रीज खोलने की इजाज़त मिल गई है। क्या क्या छूट मिली है ये भी हम आपको बताते चले। आप तमाम इंडस्ट्री को खोल सकते हैं, लेकिन आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और ये फैक्ट्रियां जो आपको खुली हुई दिख रही हैं, कुछ दिन तक यहाँ पर सन्नाटा पसरा था और अब जो है वो थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। इस वक्त जो इंडस्ट्री चेयरमैन है झिलमिल के, वो हमारे साथ है अनिल जी। अनिल जी, किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं, और सबसे अहम ये है कि क्या क्या आप लोगों को अभी परेशानियाँ आ रही हैं? देखिए, एक तो स्वागत है कि आज इंडस्ट्री को खोला है। सरकार ने एक नियम बना दिया कि ई पास चाहिए। अब ये फिजिबिलिटी बताइए, दिल्ली में 1 लाख के करीब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, 10 लाख कर्मचारी काम करते हैं। कल से हम लोग लगे हुए उनके पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए। किसी को भी अभी तक ई पास जनरेट नहीं हुआ है। कुछ लोगों को एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है। 10 लाख लोगों को दिल्ली सरकार कैसे पास बना देगी, ये समझ से परे हैं। इनको ओपन करना चाहिए। जब इन्होंने इंडस्ट्री को खोला है तो हमारे लेटर पैड पे हैं, उनको अलाउ करना चाहिए सिस्टम में। वैक्सीन का भी इशू है। वैक्सीन का हम चाहते हैं कि हमारा 100% इंडस्ट्रियल एरिया में जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारा स्टाफ है, उनको वैक्सीनेशन हो जाए। हमने चिट्ठी भी लिखी है सीएम को। आज हम एसडीएम से भी मिलने वाले हैं कि आप प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन हमारे स्टाफ को करा दीजिए। उसके लिए हम जो भी सुविधा आप चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं पर हेड, हम पैसा देने को तैयार हैं, व्यवस्थाएं करने के तैयार हैं, पर वैक्सीनेशन करा देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री यहाँ पर खुली है, और खुली हुई इंडस्ट्री में कितना लोग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं ये भी हम आपको दिखाते चलते हैं। इस वक्त विनीत जैन हमारे साथ हैं। विनीत, क्या क्या ध्यान रखा है आपने इस बार जब फैक्ट्री खुली है? तो सबसे पहले तो हमने पूरी फैक्ट्री को सैनिटाइज करवाया है, और उसके बाद जो भी लेबर की एंट्री हो रही है उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, उनको मास्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और जो भी लेबर है वो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही काम कर रही है। ये सब एहतियात बरतने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि फैक्ट्री खुली है और फैक्ट्री चल सके, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर दिक्कत हुई, मामले बढ़े, तो फिर ये दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ेगी दोबारा से, और दोबारा से इंडस्ट्री जो है और जो भी अनलॉक किया जाएगा वो बंद किया जा सकता है। लेकिन अभी देख सकते हैं आप कि कुछ राहत ज़रूर मिली है। सर, लग रहा है कि ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है? अभी शुरुआत हुई है, अभी पूरी तरह से कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारी जो लेबर है वो 1/3 लेबर ही यहाँ पर दिल्ली में है, 2/3 लेबर अपनी गांव जा चुकी है। जैसे जैसे लेबर अपना गांव से दिल्ली आना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे हमारा सब व्यापार पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। भैया, एक बात बताओ भैया, टीके लगे हैं क्या? हाँ, टीके हम लोग का 1 लगे हैं। लगे हैं 1। आपको लगे? हाँ। आपको लगा है क्या टीका? हाँ जी, टीका लगा है? टीका लगा? टीका लग चुका है जी।
दिया है। तो ये कुछ लोग हैं जिनको टीका लग गया है। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनको टीका नहीं लग रहा। मजदूरों को बड़ी जो प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है, नुकसान इनको है। लेकिन इस जो कहा जाए मशीन की गड़गड़ाहट है फिर से सुनाई देने लगी है। ये राहत देने वाली गड़गड़ाहट है, ये राहत देने वाली आवाज़ है, क्योंकि अगर ये फैक्ट्री का पहिया चलेगा तो फिर आर्थिक पहिया आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे बाज़ार खुलने की उम्मीद जगी है। अगर ये सब कुछ सुचारू रूप से चला तो फिर आर्थिक रूप से लोगों को मजबूती मिलेगी। और ऐसे में ज़रूरी ये है कि जब मजबूरी में बंद किया था और जब मजबूरी के बाद केस कम होने पर खोला जा रहा है तो फिर ज़िंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखनी भी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया दिल्ली से और इसके साथ ही अविनाश लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आता हूं। आज से अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो रही है। हालांकि पाबंदियां एक सप्ताह के लिए बढ़ी हैं। फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन साइट ओपन होंगे। किस तरीके की तस्वीर, हलचल खासतौर पर दिल्ली की सड़कों पर? देखिए राकेश, आज की अगर बात करें तो ये जरूर कह सकते हैं कि जो कोरोना के मामले हैं उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। जो मामले करीब 25,000 तक चले गए थे वो 900 के करीब दर्ज किए गए थे। अनलॉक को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो फेज वाइज शुरू करेंगे। आज की बात करें तो जो ये कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट किया जाएगा, जो फैक्ट्रीज हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो दो तरह की समस्या आ रही है। एक ये आ रही है कि अगर जो लेबर हैं या एम्प्लॉय हैं अगर वो जाते हैं जो फैक्ट्रीज में तो उनके लिए ई पास को लेकर अभी जो ई पास हो रहा है उसको बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो वैक्सीनेशन को लेकर आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि 18 से 44 तक के जो वर्ष के जो लोग हैं उनको लेकर उनके पास टीका नहीं, उनके पास वैक्सीन नहीं है। ऐसे में उनको वो वैक्सीन दे पाने में असमर्थ हैं। तो ऐसे में अगर कोई एम्प्लॉय अगर वो जाता है फैक्ट्री में, अगर कोई लेबर जाता है, कोई एम्प्लॉय जाता है तो उनको वैक्सीन की क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर फैक्ट्री की तरफ से क्या उपाय किए गए हैं, क्या वो प्राइवेट वेंडर से कंसल्ट कर रही है। तो दो चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि आज दिल्ली में जो सड़कें, अगर दिल्ली की अगर बात करें तो पहले के मुकाबले काफ़ी रौनक दिख रही है। जो बाजार हालांकि नहीं खुले हैं लेकिन लोग हैं वो जा रहे हैं। जिस तरह से मामले कम हुए वो उसका डर भी जो है लोगों के अंदर से खत्म होता चला। फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन साइट ओपन हो रहे हैं लेकिन लोगों को जब वो घर से बाहर निकले तो सतर्क रहना होगा, मास्क का बढ़िया से इस्तेमाल करना होगा, सही तरीके से मास्क लगाना होगा। ये हमारी एक बार फिर से अपील है। लेकिन अविनाश, आपके पास जानकारी क्या है? यूपी के कुछ जिलों में तो कल से ढील दी जा रही है, बाकी जिलों में मॉनिटरिंग शुरू होगी। एक तरीके से अनलॉक शुरू है यूपी में। बिल्कुल, देखिए सरकार ने कल 1 जून से प्रदेश के 55 जिलों में ढील देने का फैसला किया है। 55 जिलों में जहां पर 600 से कम केसेज हैं कोरोना के, सरकार ने तय किया है कि वहां पर कर्फ्यू में छूट दी जाएगी और सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चल सकेंगी। यानी कि जो बाजार होंगे, जो मार्केट होंगे और साथ में जो दुकानें होंगी वो खुल सकेंगी और इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ होंगी उनको भी संचालित करने का सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि सरकार ने, राकेश, ये अविनाश, आप अपनी बात करते रहिए, मैं थोड़ा सा आपको रोकता भी हूं। आपके पीछे ठीक ठाक चहल पहल दिखाई दे रही है। लखनऊ में हालांकि पाबंदियों में छूट तो नहीं मिलने जा रही है, क्या इतनी चहल पहल बाकी दिनों में होती थी? जरा तस्वीरें भी एक बार दिखाइएगा। बिल्कुल राकेश, आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर है चूंकि विधानसभा के सामने की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक ट्रैफिक इस वक्त आपको लखनऊ में देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए लखनऊ में भी आंशिक कर्फ्यू लगा हुआ है और तकरीबन 1 महीने का समय होने को चला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं इस वक्त सड़कों पे हैं। हालांकि देखिए एक अहम बात यह है कि सरकार ने ये निर्देश जारी किया था कि जो इमरजेंसी सेवा के लोग हैं और जो ज़रूरी सेवा के लोग हैं वे इस कर्फ्यू के दौरान भी बाहर निकल सकेंगे, अपना काम कर सकेंगे। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि उसके मुकाबले कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ है वो ज़्यादा दिख रही है। हालांकि देखिए चूँकि सुबह का वक्त है और सबसे खास बात यह है कि आसपास जो सरकारी दफ्तर हैं राकेश, सरकारी दफ्तर काफ़ी ज़्यादा है, तो उन दफ्तरों में जो काम करने वाले लोग हैं चूँकि उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही हो। लेकिन हाँ, एक बात यह भी है कि पहले के मुकाबले जो प्रशासन की सख्ती है इस बार काफ़ी कम है और यही वजह है कि लोगों ने इस कर्फ्यू को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। चूँकि तमाम ऐसी तस्वीरें बीच बीच में देखने को मिली कि लोग बेधड़क बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, तो ये एक वजह निश्चित तौर पर है कि लखनऊ के कई इलाकों में ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है सुबह। ठीक है, चलिए अविनाश, आपको रोकते हैं।
आपको रोकते हैं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर इस वक्त सेंट्रल विस्टा केस को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट का निर्माण कार्य पर रोक से इनकार है, यानी कोर्ट ने इस निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल विस्टा में जो कामकाज चल रहा है इस बड़े प्रोजेक्ट पर, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, इस अर्जी को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल विस्टा में जो प्रोजेक्ट चल रहा है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, इसको लेकर काफी सियासत भी हुई है। और देखिए कैसा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये पूरा इलाका कैसे दिखेगा, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नई संसद भवन आपको दिखाई दे रही होगी, इसके साथ ही राजपथ के दोनों ओर नई इमारतें होंगी जिसमें अलग अलग मंत्रालय होंगे जो वहां से काम करेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस निर्माण कार्य को लेकर आपत्तियां जताई गई थी। अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सियासत भी काफी हुई, इसको लेकर याचिका दायर की गई कि निर्माण कार्य पर रोक लग जाए, लेकिन यह बड़ा फैसला है। बिल्कुल राकेश, और इस याचिका में ये मांग की गई थी कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनकी जान को खतरा है, लिहाजा फिलहाल काम को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अपना आदेश पढ़ा है उसमें हाईकोर्ट ने ये साफ किया है कि क्योंकि जो मजदूर है वो उसी निर्माण स्थल पर रह रहे हैं, उनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन हो रहा है। ये केंद्र सरकार की भी दलील थी, तो कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों से सहमत होते हुए कहा कि ऐसी सूरत में प्रोजेक्ट के काम को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़े किए और इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं उन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ये राष्ट्रीय महत्व का एक प्रोजेक्ट है और जो अभी काम चल रहा है वो बहुत अहम काम चल रहा है, और ऐसे में याचिकाकर्ता ने किस मकसद से ये याचिका दायर की है वो अपने आप में एक सवालों के घेरे में है। तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा था वो चलता रहेगा और एक किस्म से कोर्ट ने इस काम को ग्रीन सिग्नल दिया है अपनी तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से सेंट्रल विस्टा केस को लेकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, अर्जी को खारिज कर दिया गया है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी, और साथ ही मंशा पर भी कोर्ट ने सवाल उठा दिया कि याचिका दायर करने के पीछे मंशा ठीक नहीं लगती है। और अब बात एक बार फिर से राहत की, जो तस्वीर अलग अलग शहरों से दिखाई दे रही है, यानी देश में अनलॉक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर अब काबू आने लगा है, जिसके कारण अलग अलग राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन में राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल जैसे कई राज्य अभी लॉकडाउन में छूट देने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगले 15 दिनों तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कहर बरपा दिया। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से शुरू हुई दूसरी लहर की रफ्तार ने मार्च के अंत तक देश के दूसरे हिस्सों को भी पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। हालात इस कदर बिगड़े कि कुछ दिन में ही रोजाना कोरोना के 4 लाख से ज्यादा केस आने लगे। मौत का आंकड़ा भी रोजाना 4000 से ऊपर पहुंचने लगा। हालात बिगड़े तो तमाम राज्यों को कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियों का सहारा लेना पड़ा। कश्मीर से तमिलनाडु तक और महाराष्ट्र से मणिपुर तक हर राज्य को कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा, जिसके बाद व्यावसायिक गतिविधियों से लेकर आम जनजीवन भी थम गया। लेकिन अब कोरोना की रफ्तार घटने के बाद पूरे देश में अनलॉक की तैयारी शुरू हो गई है। पाबंदियों में ढील दी जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने अभी सख्त पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को साफ कर दिया कि राज्य में पाबंदियां 15 जून तक जारी रहेंगी। राज्य की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। समीक्षा के बाद कुछ जिलों में छूट पर सरकार फैसला करेगी। कई लोग अनलॉक की घोषणा नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। मैं उनसे धैर्य रखने का अनुरोध करता हूँ, ये समय की मांग है, क्योंकि कोरोना का संकट टला नहीं है। हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राज्य सुरक्षित रहे। कड़क लॉकडाउन नहीं बल्कि कड़क नियम इस बार किए गए हैं।
1 जून के बाद भी आने वाले 15 दिनों के लिए पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जारी रहेगी, ऐसा मुख्यमंत्री दफ्तर से जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें कहा गया है। हालांकि इस बात की राहत भी दी है कि आने वाले 15 दिनों में लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से राहत भी दी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में काफी कमी आई है। कोरोना के रोजाना नए केस की संख्या भी 68,000 से घटकर 20,000 से कम हो गई है। लेकिन कोरोना की वजह से होने वाले मौत के आंकड़ों पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी पूरे देश में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में ही हो रही है। केस कम होने के बावजूद सूबे में कोरोना की रफ्तार अभी भी काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना संक्रमितों का दैनिक आंकड़ा 20,000 के करीब है। राज्य में फिलहाल 2,71,801 एक्टिव केस है। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 18,600 मामले सामने आए हैं, जबकि 814 मरीजों की जान गई है। राज्य के 18 जिले कोरोना रेड जोन घोषित किए गए हैं। जाहिर है कि कोरोना पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है, लिहाजा राज्य सरकार अभी की स्थिति में लॉकडाउन में राहत देकर कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती है। महाराष्ट्र में भले ही कोरोना के आंकड़े जो है उसमें स्थिरता आई हो, लेकिन महाराष्ट्र के 18 ऐसे ज़िले हैं जो रेड जोन घोषित किए हैं, क्योंकि वहां पर जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो अभी तक स्थिर नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े की बात करें तो मौत के आंकड़े रोकने में अभी भी राज्य सरकार को सफलता हासिल नहीं हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में राज्य के हर जिले की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर ही पाबंदियों में ढील देने के संबंध में फैसला किया जाएगा। मुंबई से ज्योत्सना गंगने के साथ टीम न्यूज नेशन। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से सुभाष शिर्के और साथ ही पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजनीश सिन्हा। सबसे पहले सुभाष, मैं आपके पास आता हूं। महाराष्ट्र सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा केस किस तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अभी भी राज्य में 20,000 के आसपास केस आ रहे हैं? राकेश, रविवार को पहली बार 18,000 केसेस आए, 20,000 से कम आंकड़े आए, लेकिन पिछले 1.5 महीने हमने देखा कि 50 से 60,000 तक आंकड़ा दिन का जा रहा था। अभी भी 21 जिले ऐसे यहाँ पे कोरोना के केसेस जो है वो घट नहीं रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार ने अगले 15 दिन के लिए सिर्फ 3 घंटों ज़्यादा दुकानें जो है वो ज़्यादा खुली रखने का मोहलत दी है, जिसमें 7 से 11 बजे तक सुबह खुली रहती थी दुकानें, अभी 7 से 2 बजे तक खुली रहेगी। और जो ई कॉमर्स वाली कंपनियां हैं उनको नॉन एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो भी बेचने के लिए परमिशन दी है। तो ये 2 चीज़ें छोड़ के और कोई ढील पूरी तरह से नहीं दी गई है लॉकडाउन में। ठीक है, रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, बिहार सरकार की क्या रणनीति है अनलॉक को लेकर? क्योंकि खास तौर पर शहरों में तो स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन गांवों में स्थिति चिंताजनक है। बिल्कुल, देखिए राकेश, गांव में लगातार संक्रमण बढ़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बिहार में एक्टिव केस जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, 18,000 के आसपास आ गए हैं। पटना में केसेस बहुत कम हुए हैं। बिहार में 1475 केसेस पाए गए संक्रमण के, जब आखिरी जो रिपोर्ट आई है कल की। तो बिहार सरकार उत्साहित बहुत है इस रिपोर्ट से, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि संक्रमण बढ़ रहा है। और आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, चूंकि ये लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है। 1 जून तक लॉकडाउन 3 लगाया गया था, तो लॉकडाउन 4 को लेकर आज निर्णय लिया जाना है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए राकेश, और कुछ रियायतें दी जाए। जैसे अभी आप देखेंगे कि 6 बजे से 10 बजे तक जो लोगों को मूवमेंट का परमिशन होता है, और उसके बाद अभी जो लोग मूव कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर पासेस होने चाहिए, और हर जगह चेकपोस्ट लगाई जाती है, हर जगह इस तरह से जाँच की जाती है। तो ये व्यवस्था भी बनाई गई है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इस लॉकडाउन 4 में सरकार हो सकता है कुछ रियायत दे, सरकारी और निजी दफ्तरों को खोलने की इजाज़त मिल जाए। चूँकि विधानसभा सचिवालय भी 2 जून से अनलॉक हो रहा है। तो राकेश, हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से संक्रमण दर बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, 1.5% के आसपास है। 4 मई को जब बिहार में लॉकडाउन लगा था, उस वक्त 14,000 से 15,000 मामले एक दिन में आ रहे थे, और अब 1400 मामले आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये संक्रमण का चेन टूटा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि संक्रमण खत्म हो, इसके लिए कोशिशें हों। और बिहार में जिस तरीके से ग्रामीण इलाके में संक्रमण बढ़ रहा है, तो सरकार आज निर्णय लेने वाली है, और उम्मीद है कि सरकार कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन हो सकता है बढ़ाए। जी, लेकिन राजेश, उन रियायतों के बीच में लोगों को भी ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि अगर वो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो सतर्क रहें, क्योंकि सतर्कता में अगर आप कमी करेंगे तो आप फिर से कोरोना की जद में आ सकते हैं, और एक बार फिर से जो छूट आपको मिल रही है वो वापस भी ली जा सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।